महात्मा गांधी ईरा शुरू हो चुका है बच्चों। बैरिस्टर का कोर्स करके आए थे। अरे बताओगे किस आदमी की पुस्तक से वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए थे? अनन्या। जॉन जॉन। जॉन रस्किन। जॉन रस्किंग अनटू द जॉन मार्स। रस्किन। बढ़िया। तो प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाई थी बच्चों। फिर हिंदुस्तान में आ गए, मैंने बातें बता दी। पूरे नेशन में उन्होंने जो सबसे बड़ा सबसे पहला सत्याग्रह चलाया वो क्या था पूरे देश में? खेड़ा चंपारण, ये तो छोटे छोटे सत्याग्रह थे। रॉलेट रॉलेट हाँ, हाँ, सत्याग्रह। रॉलेट एक सत्याग्रह पूरे देश में इन्होंने चलाया, जिसमें फेमस होगा ये एंटी रॉलेट सत्याग्रह। कहानी बता चुका हूँ, जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी हो गई थी। इसके बाद इन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाया? 1920, पूरी क्लास 1920 पूरे देश में नॉन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इसमें मुस्लिम लीग भी मर्ज हो गई थी, खिलाफत मूवमेंट भी इसमें मर्ज हो गया था। बता चुका हूँ तरीका क्या था। बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, स्वदेशी मूवमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़ने की बात हो रही है, धरना प्रदर्शन मार्च निकालने शुरू कर दिए थे, साथ साथ जेल भरो आंदोलन भी चल रहा था। और ये 1920 में जो एनसीएम शुरू हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये 2 साल में ही सप्रेस हो गया। महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। इंसिडेंट्स बता सकते हो एक शब्द में क्या था वो जगह का? चौरी चौरा। गोरखपुर में। चौरी हाँ, चौरा। चौरी चौरा। फेमस नाम जो है ना वो चौरी चौरा इंसिडेंट्स, डिटेल मैंने बता दी थी। गोरखपुर में घटना घटी तो थाने को जला दिया था। तो गांधी जी ने कहा कि भैया अभी हम लोग तैयार नहीं हुए सत्याग्रह करने के लिए, तो हम इसको सप्रेस करते हैं। इसके बाद हिंदुस्तान में बच्चों इलेक्शन अनाउंस करा दिए अंग्रेजों ने। ये लास्ट क्लास में चर्चा करी थी, बात पूरी कर रहा हूँ। अंग्रेजों ने इलेक्शन करा दिए। 2 ही पार्टियां थी। अरे पार्टी के नाम बता दो। स्वराज पार्टी है, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। तो भैया जो उस जमाने में आज़ादी के वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ था वो और हैदराबाद में मुस्लिम लीग जीता था ड्यू टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और बाकी सब जगह स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी लीड बाय, नाम बताओ? देशबंधु, आगे पूरा नाम चाहिए। CR दास। CR चितरंजन दास। चितरंजन दास। चितरंजन दास की पार्टी जीत गई, लेकिन कुल मिला के इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की पावर तो दे दी गई, बट खर्चे तो दिए ही नहीं गए, पैसा तो दिया ही नहीं गया, तो ये कुछ डेवलपमेंट कर नहीं पाए, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद अब ये सीडीएम में शामिल हो रहे हैं। सीडीएम बोले तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से पहले एक घटना, अरे 1929 की बात बता चुका हूँ बच्चों। क्या हुआ था? आईएनसी का सेशन हुआ लाहौर में। कौन बोलेगा? लाहौर में सेशन हो रहा है, कौन बने फर्स्ट प्रेसिडेंट? बोलो जी, पहली बार प्रेसिडेंट कौन बने? जवाहरलाल बनर्जी। नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 1930 में रावी नदी पर, लाहौर में ही रावी नदी पर ट्राई कलर फ्लैग, मैंने लिख दिया बच्चों, 26 जनवरी का दिन था। और इसी दिन को यादगार बनाने के लिए हमने अपना संविधान का दिन चुना था। यानी अरे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट हुआ? तारीख बता दो पूरी क्लास। 26 जनवरी 1950। 1950। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमें कितना समय लगा? बोलते जाओ। 2 साल। 2 साल 11 महीने 18 दिन। 18 कब तैयार हो गया था बनके? 26 नवंबर 1940। 49 को। बढ़िया बात। बट इफेक्टिवली एप्लीकेबल हिंदुस्तान में एप्लीकेबल कब हो रहा है? 26 जनवरी 1950। और रिपब्लिक डे तब से हम आज तक सेलिब्रेट कर रहे हैं। उससे पहले यहाँ से पोस्ट क्रिएट हो रही है नई, कौन सी? प्रेसिडेंट। और कौन सी पोस्ट खत्म हो रही है? अरे प्रेसिडेंट से पहले गवर्नर। गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म कर रहे हैं। हिंदुस्तान का पहला और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल कौन था? नाम बता दो। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ इस व्यक्ति को। अरे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे बोलते हैं? भारत रत्न। भारत रत्न। तो सीडीएम। सर ये चक्रवर्ती नाम में ही है उसके, या फिर चक्रवर्ती कुछ वो डेजिग्नेशन है? नहीं, डेजिग्नेशन नहीं है जी, नाम ही है। सी राजगोपालाचारी नाम है इस आदमी अच्छा, का। ओके सर। हाँ जी, नाम है, ये कोई टाइटल नहीं है जी। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं गांधी जी। तो गांधी जी ने ना एक्चुअली में 11th पॉइंट अल्टीमेटम अंग्रेजों को दिया था। अंग्रेजों के हेड उस जमाने में गवर्नर जनरल एंड वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन थे उस वक्त। उन्होंने 11th पॉइंट अल्टीमेटम दिया। मैं एक दो की बात बोल देता हूँ जो बड़ी फेमस थी। अरे आपने सुना होगा नमक कानून सत्याग्रह। अरे सुना है बच्चों? हाँ भैया। यस। एक्चुअली में ये सीडीएम की शुरुआत डांडी मार्च से हुई थी। डांडी मार्च याद आ रहा है बच्चों?
हाँ भैया। गुजरात में, अरे गांधी जी ने गुजरात में दांडी मार्च निकाला था। और जब गांधी जी गुजरात से चला रहे हैं तो हिंदुस्तान में बहुत सारे इलाके हैं जो समुद्र तट से लगते हैं, तो वहाँ सब प्रोमिनेंट लीडर्स ने मार्च निकाला और वो पैदल पैदल कहाँ तक गए, समुद्र तट तक गए और नमक बनाने का कानून तोड़ा। अंग्रेजों ने कुछ कंपनियों को राइट दे रखे थे, वही नमक बना सकते थे, अदरवाइज टैक्स लगता था। तो इन्होंने कहा भी हम अंग्रेजों की बात नहीं मानते, और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मार्च निकाला। गांधी जी ने दांडी मार्च चलाया था, 12 मार्च से 1930, और जाके समुद्र पर इन्होंने नमक का कानून तोड़ दिया था। ये बात समझ में आ गई? यहाँ से शुरू हुआ था सीडीएम, दांडी मार्च से। क्लियर है बच्चों? हाँ भैया। ये डांडी बोले तो क्या समझ में आता है आपको? डांडी क्या है ये? है वो डंडे। अरे कौन बोलेगा? जगह का नाम है ना भी? अरे गुजरात की जगह है ये, जहाँ से इन्होंने पैदल यात्रा शुरू करी थी महात्मा गांधी ने। लेकिन उस टाइम पर सिर्फ दांडी मार्च गुजरात से शुरू नहीं हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर भी समुद्र के इलाके हैं, अलग अलग प्रोमिनेंट लीडर्स ने ये खेल शुरू करा था, और समुद्र तक गए थे वो पैदल मार्च निकाल के, और उन्होंने खुद नमक बनाया था, और उन्होंने कहा था हम अंग्रेजों की बात नहीं मानते। ऐसे, ये एक पॉइंट है, ऐसे 11 अल्टीमेटम महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के पास लिखकर भेजे थे कि हम नमक खुद बना सकते हैं, हम इसका कोई टैक्स नहीं देंगे, आप ये कानून रद्द करो। इसके अलावा अरे राजगुरु, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, अरे याद है इनको गिरफ्तार किया जा चुका है किसकी वजह से? सेंडर की हत्या में। अरे याद आ रहा है सेंडर कौन था? दीपांशु जल्दी बोलो, सेंडर कौन था? हाँ भैया, जिसने लाठियां बरसाई थी। लाठियां बरसाई थी लाला लाजपत राय पर, और फिर गोली मार दी थी। तो ये तीनों हमारे गिरफ्तार हो चुके हैं, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह एंड राजगुरु। तो इनकी आज़ादी, उन 11 अल्टीमेटम में से एक मुद्दा ये भी था कि इन तीनों की रिहाई। पूरे देश में बड़ा रोष हो गया था कि हमारे रेवोल्यूशनरी लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तो इनको छोड़ दो। इसके अलावा ऐसे 11 अल्टीमेटम्स पॉइंट्स रखे थे कि सरकार ये वाले कानून खत्म कर दे हिंदुस्तान में। तो 11 पॉइंट अल्टीमेटम गांधी जी ने इरविन के पास भेजा और दांडी मार्च की शुरुआत कर दी। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू हो गया। अंग्रेजों ने टाइम टू टाइम, जब भी हिंदुस्तान में कोई बात उठ के आ रही है, तो अंग्रेज वहां से पार्लियामेंट से एक एजुकेशनल टीम, कमीशन बनाकर बच्चों, जो परंपरा उस जमाने में थी वही आज है। आज भी हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में जो कानून बनाया जाता है, वो पार्लियामेंट के नेता बनाने से पहले जितने भी रिटायर्ड जज होते हैं, एजुकेशनलिस्ट होते हैं, उनका एक कमीशन बनाते हैं। अरे अनन्या, आपको याद है आपने 1969 में एमआरटीपी पढ़ा था, रिकमेंडेशन ऑफ, जल्दी बोलना कौन सी कमीशन? दत्त कमेटी या दत्त कमीशन। अभी पीछे हम बात कर रहे थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए 1954 में कमेटी बनाई गई, जिसको बोला गया करवे कमेटी। तो जब भी हिंदुस्तान में कोई भी अनाउंसमेंट होती है, ये अंग्रेजों से सीखा है हमने, तो वो एजुकेशनलिस्ट, जुडिशियल, जितने भी सेल्फ जो रिटायर हो चुके हैं, उन लोगों को मिलाकर एक कमीशन बनाया जाता है, एक हेड बनाया जाता है। वो लोग स्टडी करते हैं, मार्केट में जाके डाटा इकट्ठा करते हैं, और सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को, नेताओं को रिकमेंडेशन भेजते हैं कि देखो जी हमारे हिसाब से ये होना चाहिए। अब पार्लियामेंट उस बात को माने या ना माने, और मान लेती है तो एक्ट बन जाता है। तो रिकमेंडेशन ऑफ दत्त कमेटी पार्लियामेंट में आई 1969 में कि भाई मोनोपोली पावर को कंट्रोल किया जाए, और उसको चलते पार्लियामेंट में नियम बना दिया, जिसे क्या बोला गया? एमआरटीपी एक्ट। ऐसे ही नियम बने हैं जब भी बने हैं। तो अंग्रेजों के ज़माने में, अब सीडीएम की बात हो रही है, तो वहाँ से कमीशन आ रहा है। जितने भी नियम बने हैं वो वहाँ से वो एजुकेशनलिस्ट लोगों की टीम बनाते, कमीशन बनाते, उसे हिंदुस्तान में भेजते। वो हिंदुस्तान के प्रोमिनेंट लीडर से बात करते, चर्चा करते, और फिर उन्हें लगता कि क्या मैटर है, क्या सॉल्व किया जाना चाहिए, वो जाके अपने पार्लियामेंट में बताते, और वहाँ से नियम बन के आ जाता। बात समझ में आ रही है बच्चे? दीपांशु, अनन्या? Yes, sir. हाँ, तो ये परंपरा वहीं से चल रही है। तो यहाँ सीडीएम हमने अनाउंस कर दिया है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट अनाउंस कर दिया कि 11 पॉइंट अल्टीमेटम गांधी जी ने इरविन के पास भेज दिया। दांडी मार्च हमने शुरू कर दिया। तो वहाँ से वो लोग अब की बार कहने लगे कि हम व्हाइट कमीशन नहीं भेजेंगे। अरे व्हाइट कमीशन समझते हो? सफ़ेद लोगों का ग्रुप नहीं भेजेंगे, कमीशन नहीं भेज रहे। अब की बार हिंदुस्तान के प्रोमिनेंट लीडर को हम ब्रिटेन बुलाएंगे, लंदन बुलाएंगे। दीपांशु, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब की बार वहां से लोग नहीं आए, एजुकेशनलिस्ट लोग नहीं आए पैनल बना के। अब की बार उन्होंने कहा हिंदुस्तान के सारे प्रोमिनेंट लीडर्स को कि भैया तुम जो भी बात कहना चाहते हो, जो भी तुम नियम बनाना चाहते हो, लंदन आओ, हम आपको इनवाइट करते हैं, आपकी बात सुनेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो आप बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग कानून बना देंगे। इस बात को बोला गया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
गोलमेज सम्मेलन। बात समझ में आ रही है आसिफ? हाँ भैया। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? इंडिया के प्रोमिनेंट लीडर्स को अंग्रेज इनवाइट कर रहे हैं लंदन में। सीडीएम अनाउंस हो चुका है, तो हमारे लोगों की बात सुन के कानून बनाया जा सके और उसके अकॉर्डिंग देश को चलाया जा सके, वो फर्स्ट आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट करा। ऐसी कंडीशन में अब बहुत सारी पार्टियां थी, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी और डोमिनेंट पार्टी कौन थी? आईएनसी। तो आईएनसी ने बाइकआउट करा था। बाकी सारे, अरे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, और भी दलित की पार्टी थी, जिसके हेड कौन थे? जल्दी बताओ जी। दलित पार्टी के हेड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर या बी आर अंबेडकर। तो बाकी लोग गए थे और अपनी बातें उन्होंने बोली कि देखो ये समस्याएं हैं, तो वो बातें सुन ली। अब वो वापस आ गए अपनी बात बोल के। यहाँ पर अब देखो, मैंने भी एक नाम लिया है, दलित के लीडर। अरे दलित समझ गए ना सारे बच्चे? दीपांशु, हजारों Yes, सालों sir. तक एक विशेष ग्रुप के लोगों को सप्रेस्ड करके रखा गया, एक्सप्लॉइट करके रखा गया, उन लोगों को नाम दिया दलित। अरे किसने नाम दिया? जल्दी बोलो, ये नाम किसने दिया? अरे बोलते जाओ जी। बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नाम दिया है। महात्मा गांधी ने क्या नाम दिया इन लोगों को? जल्दी जल्दी बोलो जी। हरिजन। तो दलित नाम किसने दिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ग्रुप बना लिया, तो अपनी बात जाके वहां बोली, और वहां उनकी बात को सुनकर कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया लॉर्ड इरविन ने। कम्युनल अवार्ड क्या है? जैसे 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या करा था? जल्दी बताओ जी। अरे बोलो बच्चों। लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड एंड रूल के चलते हिंदुस्तान में बंगाल का विभाजन कर दिया था। मुस्लिम बहुल इलाके को ईस्ट बंगाल, हिंदू बहुल इलाके को वेस्ट बंगाल। और यहाँ पर 1909 में एक नया एक्ट पास हो रहा है। 1909 में याद आ रहा है बच्चों? काउंसिल एक्ट 1909, जहां मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट्स की पावर दे दी बाय लॉ, कि कल को आज़ादी की बात होगी तो देश के 2 टुकड़े होंगे। ऐसा 1909 में ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, एक्ट पास कर दिया उन्होंने। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? अनन्या, यस सर। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही, जो उन्होंने 1909 में एक्ट पास करके सेपरेट इलेक्टोरेट, स्पेशल पावर्स दे दी थी मुस्लिम को इलेक्शन की, ऐसे ही यहाँ पर भी दलित को लेकर जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बेसिस पर भीमराव अंबेडकर के कहने से दलितों के लिए स्पेशल पावर्स जो मुस्लिम्स को दी थी, वो इन्होंने प्रोवाइड कर दी, जिसे बोला गया, क्या बोला गया? जल्दी बोलो जी, अभी नाम बताया। अरे अभी तो बताया, कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया। उस वक्त गांधी जी, आपको मालूम है सीडीएम चल रहा है। अरे सीडीएम बोले तो जल्दी जल्दी फुल फॉर्म बोलो जी। सीडीएम बोले तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है। गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जा चुका है। कौन सी जेल में? यारवेदा जेल इन पूना। अरे जल्दी बोलो, कौन सी जेल में है? यारवेदा जेल इन पूना। पूना में है वो, जेल के अंदर है। सीडीएम ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ कम्युनल अवार्ड अनाउंस हो गया। लॉर्ड इरविन ने हिंदुस्तान में दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट अनाउंस कर दिया। बच्चों, जब 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए बनाया था, तब हिंदुस्तान में लोग अवेयर नहीं थे कि भैया इसका क्या इफेक्ट निकलेगा। लेकिन अभी तक बात समझ में आ चुकी है। अरे अब तक 1930 तक ये बात समझ में आ चुकी थी कि देश में बंटवारा होगा। और जैसे ही इन्होंने कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया, तो इन्हें लगा ये तो एक और टुकड़ा होगा देश का, स्पेशल पावर्स दे दिए। तो उसी वक्त गांधी जी अनशन पर बैठ गए और कहा, मैं जब तक नहीं उठूंगा, जब तक मैं ऊपर नहीं चला जाता, या लॉर्ड इरविन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इमीडिएटली मेरे साथ बातचीत के लिए आए। लॉर्ड इरविन ने बात एक्सेप्ट कर ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी बंद कमरे में बैठक हुई। दीपांशु, बात आ रही है बच्चे आपके पास? सुनाई दे रहा है बच्चों? यस सर। हाँ, तो बंद कमरे, जेल के अंदर बात हो रही है। जेल के अंदर महात्मा गांधी, लॉर्ड इरविन और बी.आर. अंबेडकर के बीच में बातचीत हुई, और इस बातचीत के बाद कम्युनल अवार्ड सप्रेस कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? जल्दी बोलो जी। यस सर। कम्युनल अवार्ड कैंसिल कर दिया, और महात्मा गांधी
जो भी बातचीत हुई इनके बीच में, और महात्मा गांधी ने एक्सेप्ट कर ली इनकी बात कि हम अगली गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन जाएंगे। यानी कांग्रेस आईएनसी को लीड करते हुए इस बार महात्मा गांधी भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए लंदन गए। इसके बाद दोबारा सारे प्रोमिनेंट लीडर्स की बात को सुनने के लिए उन्होंने सेकेंड आरटीसी सीडीएम चल रहा है, अभी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल रहा है, बुलाया वहाँ पर। वहाँ महात्मा गांधी गए थे आईएनसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, बाकी सारी पार्टियाँ भी थी। तो वहाँ फिर चर्चा चली, चर्चा चलने के बाद ये वापस आ गए, सीडीएम चल रहा है, फिर एक और। अरे कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली थी बता दो टोटल, जल्दी जल्दी बोलते जाओ जी। 3 तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली। देखो यहाँ मैंने नीचे लिख दिया है, ये पूना पैक्ट पास हो गया। अरे पूना पैक्ट पास हो गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के साथ मिलकर उन्होंने कुछ मुद्दों पर एक्सेप्टेंस बता दी कि भैया डिप्रेस क्लास के लिए सोसाइटी में जब भी इलेक्शन होंगे तो कुछ सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व। देखो यहाँ बंद कमरे में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर ने जो फैसला करा आज पूरे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंटेड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया उसे। क्या उस जमाने में फैसला हो गया कि सप्रेस्ड जिन लोगों को हजारों सालों तक सप्रेस करा गया, उनको सोसाइटी में बाकी लोगों तक एक जैसा बनाने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। अरे आरक्षण समझते हो? पूरी क्लास जल्दी बोलो, रिजर्वेशन। हाँ Yes, भैया। sir. एक तो ये बात उसी वक्त डिसाइड हो गई थी कि जब तक वो मेन स्ट्रीम के जैसे नहीं हो जाते तब तक रिजर्वेशन रखा जाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तान में जब भी इलेक्शन होंगे तो उसके लिए भी बंटवारा हो गया, फिक्स हो गया कि कितनी सीटों पर सिर्फ एससी एसटी ही फाइट करेंगे, जनरल कैंडिडेट नहीं फाइट कर सकता। वो सीटें भी फिक्स हो गई उस टाइम पर। ये बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ भैया। बच्चों बातचीत कुछ और भी रही होगी जो यहाँ हिस्ट्री के बुक्स में लिखी नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग के बाद गांधी जी ने अपने घर बनाए थे जिन्हें बोलते थे आश्रम, साबरमती आश्रम। अरे नाम सुना है कभी? हाँ भैया। Yes, sir. ये आश्रम में रहते थे। इस तरह के आश्रम बहुत सारे बना रखे थे इन्होंने इंडिया में। तो उस दिन के बाद से, इस मीटिंग के बाद से जब वो जेल से छूटे तो उन्होंने आश्रमों में रहना बंद कर दिया, एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। एक्टिव पॉलिटिक्स से नेता इनके पास आते थे, इन्होंने जाना बंद कर दिया। और ये उस दिन के बाद से जब तक इनको गोली मारी गई ये सिर्फ हरिजन की बस्ती में रहे। अरे ये समझ में आ गया? अरे जल्दी जल्दी बोलो। Yes, sir. और इन्होंने विशेष प्रकार की हरिजन को प्रमोट करने के लिए बड़े सारे काम करे। इन्होंने कुछ पंक्तियां भी लिखी थी। अरे बात समझ में आ रही? कुछ पोएम भी लिखी थी। अब उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा मैं। चले जी आगे, आइडिया लग गया जी? जल्दी जल्दी बोलो जी। दीपांशु। यस सर। तो यहाँ पूना पैक्ट पास हो गया। अब ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली है। 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी ने बाइकआउट कर दिया था, हम नहीं जाएंगे। बाकी सारी पार्टियां जा रही हैं। हिंदू महासभा, बहुत सारी पार्टियां थी, रीजनल पार्टियां थी, वो सब गई अपनी अपनी बात बोले। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद हिंदुस्तान में गांधी जी सिर्फ हरिजन की बस्ती में रहे, और जब गोली लगी थी तब भी ये हरिजन की बस्ती में ही थे। अरे गोली कब लगी थी कोई बताएगा तारीख? आज़ादी के कुछ महीनों बाद। जल्दी बताओ जी। 31 जनवरी 1948। बिल्कुल बढ़िया जी। तो गांधी जी ने अब हरिजन को प्रमोट करने के लिए विशेष प्रकार का न्यूज़पेपर निकालना शुरू कर दिया। नाम क्या है? अरे न्यूज़पेपर का नाम बताओ बच्चों। अरे सामने हरिजन। न्यूज़पेपर का नाम भी हरिजन है। तो हरि का मतलब होता है भगवान। तो उन्होंने कहा था भैया ये भी भगवान के ही बंदे हैं। गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के लिए, अरे समझते हैं बच्चों, छुआछूत, Yes, sir. तो उसके खिलाफ कानून बनवाने में मदद करी। कहा भैया सारे इंसान भगवान के बंदे हैं, ये भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली। ब्रिटेन में सारे प्रोमिनेंट लीडर्स को बुलाया, उनकी बातों को सुन के भारत में एक नया एक्ट पास कर दिया। ये अंग्रेजों का आखिरी एक्ट है बच्चों, जो अंग्रेजों ने पास करा था। गवर्नमेंट, अच्छा पहला एक्ट बता दो। अरे आखिरी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो अंग्रेजों ने पास करा था, पहला बता दो कोई। पहला, पूरी क्लास। अनन्या मेरी आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. पहला कब था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने
ब्रिटिश हुकूमत को बोला था भैया तुम कंट्रोल करो, हम नहीं कर रहे, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर। मैं फिर बोल देता हूं, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी किसने लड़ी है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ाई लड़ रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट लड़ाई नहीं लड़ रही। ये बात समझ में आ रही है दीपांशु? यस सर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया, कंपनी ने कब्जा करा है बच्चों, आर्मी साथ चलती थी उसके, कब्जा कर लिया। 1857 में जब, जिसे हम बोल रहे हैं आज़ादी की पहली लड़ाई, और अंग्रेजों ने बोला 1857 द रिवोल्ट। इस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा भैया हम तो व्यापार करने पर अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे, हम अब ये देश की जिम्मेदारी, हिंदुस्तान को संभालने की जिम्मेदारी नहीं रखते। और उन्होंने हैंड ओवर कर लिया था, पूरे हिंदुस्तान को हैंड ओवर कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसको? ब्रिटिश एम्पायर को। और ब्रिटिश एम्पायर बच्चों, पार्लियामेंट, वहां ब्रिटिश एम्पायर पार्लियामेंट ने एक्ट पास करा। पहला एक्ट पास कब हो रहा है? 1857। जल्दी बोलो जी। पहला अंग्रेजी हुकूमत ने एक्ट पास करा हिंदुस्तान को कंट्रोल करने के लिए, और गवर्नर जनरल को भेजा। ये क्लियर हो गया बच्चों 1857 से? Yes, sir. और यहाँ आखिरी एक्ट पास कर रहे हैं ये हिंदुस्तान के प्रोमिनेंट लीडर्स की बात सुनने के बाद। फर्स्ट आरटीसी, तो सेकंड पहला गवर्नर जनरल भी 1875 हाँ में है, 1855 में है। हाँ, जो पार्लियामेंट से चुन के आ रहा है वो 1857 में आया पहला। ये बात, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर होते थे जो हिंदुस्तान को कंट्रोल कर रहे थे। ये क्लियर हो गया बच्चे? दीपांशु? यस सर, यस सर। तो आखिरी एक्ट में बता रहा हूं, भारत में जो अंग्रेजों ने पास करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, सबसे बड़ा एक्ट था बच्चों। और आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज इट इज कॉपी है, एज इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्लियर हो गया बच्चों? अनन्या? Yes, sir. आगे चलेंगे जी। ये एक्ट पास हो गया, इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिस्टम डेवलप कर दिए गए। जब भी कोई नया एक्ट बन रहा है तो पुराने एक्ट सारे कैंसिल हो रहे हैं, उसी के अंदर उससे रिलेटेड सारी पावर्स नए वाले एक्ट। अरे 1909 में बनाया था, 1909 के बाद कब बना? जल्दी बोलो। 1919। अरे याद आ रहा है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। बोल नहीं रहा कोई भी। दीपांशु? Yes, sir. यस सर। 1935 में यहाँ एक्ट पास हो गया। एक्ट पास, अब यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार। अरे सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम बता दो। 1939 to 1945. तो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही है, इंडिया के लोगों से बिना पूछे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को भी वॉर में शामिल कर दिया, वॉर में भी शामिल कर दिया। और यहाँ पर, वहाँ मैंने बताया था, यहाँ पर मैंने बताया था अंग्रेजों के यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इलेक्शन शुरू हो गए। तो वहाँ कौन सी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा? बताओ जी। दो ही पार्टी हैं वहाँ पर, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी। जल्दी जल्दी बोलो जी। कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी, जिसकी वजह से वॉर हुई थी। तो लेबर पार्टी ने मैनिफेस्टो में लिख दिया अगर हम जीत गए तो पूरी दुनिया से अपने रिसोर्सेज को यूके की डेवलपमेंट में लगाएंगे और बाकी सारे मुल्कों को आज़ाद कर देंगे। लेबर पार्टी जीत गई, उसके कारण ये फैसला हो चुका था कि हिंदुस्तान की आज़ादी निश्चित है। यहाँ हिंदुस्तान में महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह छेड़ दिया। अरे याद है आखिरी सत्याग्रह हिंदुस्तान का? जल्दी बताओ। क्विट, अरे नाम बताओ जी। Quit India movement. Quit India movement. क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया। आखिरी सत्याग्रह याद कर लो। अच्छा ये बताओ, एनसीएम और सीडीएम में पहले कौन सा हुआ था? NCM. तो Non-cooperation. पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़े जो एजिटेशन थे, पहला वाला एंटी रॉलेट सत्याग्रह पूरे देश में चला था। उसके बाद एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का टाइम बताएगा कोई? 1920 से 22। एंटी रॉलेट सत्याग्रह का कोई टाइम बताएगा? 1919। और उसके बाद सीडीएम का टाइम बताएगा बच्चों कोई? सीडीएम, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। जल्दी बोलो। 1930 से 1932। ये क्लियर हो गया बच्चों? 1930 टू 1932 ये याद हो गया? दीपांशु? जल्दी बोलो जी। अनन्या? Yes, sir. याद हो गया. क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में इंट्रोड्यूस हो रहा है। महात्मा गांधी ने ये ग्वालियर टैंक, मुंबई संबोधित करा हिंदुस्तान के लोगों को और कहा देखो लाइनें सुनना क्या कहा। एक तो कहा लीव इंडिया इन द गॉड्स हैंड। मजे की बात बता रहा हूँ, वो दिन और आज दिन बस भगवान भरोसे चल रहा है देश। नेता तो जेब भरने के अलावा कुछ काम नहीं करते, ज्यादातर। इसमें इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे लोग नहीं है, बट अच्छे बहुत कम। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. तो भगवान भरोसे ही चल रहा है।
महात्मा गांधी ने कहा था भगवान के भरोसे छोड़ के जाओ, और नारा दिया था, अरे नारा बता दो, करो और मरो, Die. डू और डाई। और क्विट इंडिया मूवमेंट हिंदुस्तान का पहला पूरी कंट्री का लीडर लेस मूवमेंट था। महात्मा गांधी ने कहा नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं और मूवमेंट सप्रेस हो जाता है, तो अब की बार कोई भी गिरफ्तार हो जाए मूवमेंट सप्रेस नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान का आखिरी मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बाद देश की आज़ादी की बातें उठने लग गई कि कैसे आज़ादी होनी है। अंग्रेजों के यहाँ मैं बता चुका हूँ, लेबर पार्टी जीत चुकी है। अब यहाँ तरह तरह के फार्मूले हिंदुस्तान के लोग और ब्रिटेन के लोग फार्मूले बना के ला रहे हैं कि देखो ऐसे आज़ादी दे दें हम आपको। तो हिंदुस्तान के, अरे राजगोपालाचारी का पूरा नाम बताना दीपांशु। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो उसने फार्मूला बताया कि देखो जी देश की ऐसे आज़ादी कर दो। ऐसे ही अरे बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स इकट्ठे होते और देश की आज़ादी का मैटर डिस्कशन करते, लेकिन हमेशा झगड़ा होता हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में, और कोई भी नतीजा नहीं निकल पाता। बहुत सारे सेटलमेंट्स करने की कोशिश करी कि देश की आज़ादी कैसे हो, लेकिन मैटर सॉल्व ही नहीं होता, झगड़े पर ही ख़त्म होता। जिसमें मैंने कुछ नाम लिखे हैं। राजगोपालाचारी ने फार्मूला बताया था, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, झगड़े के अलावा कोई बात ही सेटल नहीं होती थी। कैबिनेट मिशन आया वहाँ से देश की आज़ादी के लिए। यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी, आपको मालूम है बच्चों, आज़ाद हिंद, जल्दी बोलो जी, आजाद हिंद फौज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है, तो वहाँ ये आइए, इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? फाउंडर मोहन सिंह था, और बाद में इसकी कमान किसने संभाल ली थी? सुभाष चंद्र बोस। सिंगापुर से। और वहाँ से आर्मी के साथ हिंदुस्तान आ रहे थे लड़ाई लड़ते हुए, और फिर कुछ पता ही नहीं चला, और पॉलिटिकली कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ कि भाई मारे गए, जिंदा है, तो ये क्वेश्चन मार्क रहा। लेकिन देश की आज़ादी के से पहले अंग्रेजों ने बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स, जो इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए के प्रोमिनेंट लीडर थे, वो गिरफ्तार हो गए थे और उनके ऊपर मुकदमा चलाया था। नाम सामने, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, पीके सहगल, शहनवाज, ये सब गिरफ्तार हो गए थे। इनके ऊपर ट्रायल चलाया था, मुकदमा चलाया था। ये क्लियर हो गया बच्चों? इंडियन नेशनल आर्मी। भैया रश बिहारी बोस कौन है? रास बिहारी, अरे ये अंग्रेज तो इन्हें आतंकवादी बोलते थे और हिंदुस्तानी इन्हें रेवोल्यूशनरी बोलते थे। इन्होंने बंदूक उठाई थी और अंग्रेजों को कत्ल करा था। ये क्लियर हो गया जी। रास बिहारी बोस बंगाल के थे, फ्रीडम फाइटर। क्लियर है बच्चे? हाँ भैया। आगे चलेंगे जी। तो यहाँ इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में भी आइडिया दे दिया। बस वो और बता दो, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी दूंगा। तो ये वाली बात और थी बोलने वाली। तो फाइनली हिंदुस्तान, अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रस्ताव दिया था देश की आज़ादी का, लेकिन झगड़े के अलावा कुछ सेटलमेंट ही नहीं था। तो कुल मिला के ब्रिटेन के पार्लियामेंट से लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी गवर्नर जनरल बनाकर भारत में भेजा गया आज़ादी की अनाउंसमेंट के लिए। आज़ादी की अनाउंसमेंट के लिए 3 जून को ये बात फाइनल हो गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान में आकर अनाउंस कर चुके थे कि अब मैं देश की आज़ादी अनाउंस कर दूंगा, और लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को पहले पाकिस्तान को आज़ादी दी, और उसके बाद 15 अगस्त को जितना भी रेस्ट एरिया बचा उन सबको बोल दिया। 600 से ज़्यादा रियासतें थी हिंदुस्तान में। अंग्रेजों ने कब्जा तो कुछ ही इलाकों पे करा, उसका अनेक्सर साइन करके हिंदुस्तान को दे दिया कि देखो जी ये इलाके अब तुम्हारे, और बाकी राजा जिन्होंने हमारी बनाए हुए ऑर्डर्स को फॉलो करा, अब वो क्या करना चाहते हैं वो उनके हाथ में। और फिर इन 600 से ज़्यादा रियासतों से अनेक्सर साइन कराने का काम किसने करा? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, जिन्हें कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। होम मिनिस्टर भी वही थे। नाम बता दो जल्दी से। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भैया? नाम की, हाँ बोलो। भैया वो बीसीसी ऐप के ऊपर से पीडीएफ सेव नहीं हो पा रही, तो मेरे को प्रिंट करवानी थी, क्या करूं? मैंने सारी पीडीएफ तो आपको आपके पास भेजी है बच्चे। ये मेरे पास नहीं है ना। कौन सा टॉपिक बोलो ना? ये हिस्ट्री की सारी हिस्ट्री की पीडीएफ भेजी है, आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज लिख देना, मैं पीडीएफ दूंगा, वहां से नहीं निकलेगा प्रिंट। ठीक है भैया। हाँ ठीक है। तो ये देश हमारा आज़ाद हो गया जी, और आज़ादी के बाद की समस्या बता चुका हूँ। बंटवारा तो हो गया था, लेकिन इस बंटवारे में बहुत सारा खून बहा था। यहाँ से ट्रेनें लाशों के साथ वहाँ जाती थी, वहाँ से ट्रेनें यहाँ आती थी। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ भैया। तो वापस चलते हैं जी। तो हमारा हिस्ट्री का काम खत्म जी, मॉडर्न इंडिया। और इसके बाद देश की आज़ादी के बाद की घटनाएं आपने भैया 12th में पढ़ी है।
इंडियन इकोनॉमी, पहला चैप्टर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके बाद 50 से 90 तक देश की डेवलपमेंट कैसे हुई, अरे याद आ रहा है बच्चों? यस सर। और उसके बाद 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सब रिवाइज कर लेना। तो यहाँ अब हम क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब देंगे। अनन्या बोल पाओगे सामने? अनन्या, आसिफ बोल पाओगे सामने? आवाज आ रही है बच्चे? हाँ भैया। तो पहला स्क्रीन थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, अब ब्लर हो रहा है। सामने मेरे पास बिल्कुल क्लियर है। कुशाग्र, नितिन सामने विजिबल है सब कुछ? नितिन, पल्लवी, यस सर। यस सर। तो भैया जिसको लगे कि वो आंसर ट्राई कर सकता है बोलना। इंडिया इन एंशिएंट टाइम लर्न ए लॉट फ्रॉम द ग्रीक इन द फील्ड ऑफ, तो ग्रीक लोगों से हम लोगों ने क्या सीखा? म्यूजिक हिंदुस्तान में सुपर था, तो म्यूजिक तो हम सीख नहीं सकते। स्क्रिप्चर बढ़िया, अरे स्कल्पचर बिल्कुल ठीक है। तो म्यूजिक, कॉइन और प्रिंट, ये प्रिंटिंग, इसमें तो हम ही, अरे प्रिंटिंग के लिए बताओगे गुप्ता रूलर से क्या बनाया था? जल्दी बताओ। अजंता एलोरा की गुफाओं में पेंटिंग है बच्चों, अरे याद है दीपांशु? यस सर। पेंटिंग हम लोग करते थे। कोई बताएगा गुप्ता अजंता एलोरा कहाँ पर है? स्टेट का नाम? अरे अजंता एलोरा की गुफाओं में पेंटिंग, महाराष्ट्र, बढ़िया। अजंता गुप्ताज रूलर ने बनाया था, 5 AD की बात कर रहा हूँ, उसके आसपास की बात। और इसमें जो पेंटिंग है वो किसको रिफ्लेक्ट करती है? पेंटिंग किसके बारे में कोई बता सकता है? बुद्धिज्म के बारे में। क्लियर है बच्चों? अजंता में। चलूं आगे। आसिफ क्लियर हो गया बच्चे? यहाँ आंसर स्कल्पचर है। स्कल्पचर, अच्छा स्कल्पचर क्या होता है कोई बच्चा पूछ नहीं रहा। अरे जो 3D, अरे स्टैचूज होते हैं ना, स्टैचूज आसिफ, स्टैचू, 3 डायमेंशनल स्टैचू, मूर्तियां। हाँ भैया। ये जो मूर्तियां बनाने का जो हमने ये शैली है, ये शैली हिंदी में शब्द है शैली, ये हमने कहाँ से सीखी? ग्रीक लोगों से सीखी, मूर्तियां बनाने का कार्यक्रम, स्कल्पचर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डाइड व्हाइल प्लेइंग चुगान? सर ये ग्रीक आज के जमाने में कौन सा देश है? अब ये आपको नेट से चेक करना है। ग्रीस आज के जमाने में इसे ग्रीस बोलते हैं जी, यूरोप की कंट्री है बच्चे, ग्रीस। क्लियर है बच्चे? अच्छा ओके सर। हाँ जी, तो ग्रीक से हमने स्कल्पचर सीखे थे, वहां से ये शैली आई है। बोले तो 3 डायमेंशनल स्टैचू, अरे स्टैचू समझ गया बच्चे? दीपांशु? यस सर। हाँ जी। अरे एक राजा चौगान इज ए टाइप ऑफ वीणा, वीणा तो समझ में आता है बच्चों, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बच्चों। यस सर। तो वीणा टाइप का इंस्ट्रूमेंट है चौगान। ये चौगान बजाते हुए राजा ऊपर चला गया। बच्चों बताओ नाम। अरे कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी का पहला राजा था। अरे स्लेव डायनेस्टी का पहला राजा था। यहाँ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अरे लाख बख्श किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी बोलो जी। लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है जी। स्लेव डायनेस्टी में कितने रूलर थे ये बता सकते हो? एक के बाद एक कितने रूलर्स आए? संख्या? बढ़िया। 12। राणा कुंभ ऑफ मेवाड़, राणा कुंभ ऑफ मेवाड़ बिल्ट फेमस कीर्ति स्तंभ। भैया ये मेवाड़ में आज भी बना हुआ है। जितने भी लोग राजस्थान में जाते हैं, मेवाड़ जाते हैं, तो एक कीर्ति स्तंभ जरूर देखते हैं। टावर ऑफ विक्ट्री टू कॉमरेड द विक्ट्री अगेंस्ट, अरे किसको हराया था? किसको हराया था? बिल्कुल बढ़िया, मालवा। मालवा में कौन थे? अरे मालवा के राजा महमूद खिलजी थे, उनको हराया था। किसने हराया था? राणा कुंभ ने, मेवाड़ के राजा ने। और याद में कोई ईयर बता सकता है ये कब की घटना है? 1940 की घटना है। मालवा के राजा को हराया था और उसके चलते 1940 है। अरे 1440 19 नहीं है जी, 1440 में हराया था राणा कुंभ ऑफ मेवाड़ ने। और उसकी याद में उन्होंने क्या बनाया? कीर्ति स्तंभ। ये कीर्ति स्तंभ की कंस्ट्रक्शन 1968 में पूरी हुई थी। अरे कब पूरी हुई थी? 19 नहीं है, 1468। अरे क्लियर है बच्चे? यस सर। आगे चलते हैं। बैटल ऑफ वाहिंद। पहले तो हम
पहले तो हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई, मैं याद करा चुका हूँ, बैटल ऑफ तराइन। अरे 2 लड़ाइयाँ हुई हैं, बताओगे? हाँ, वह पहली हार गया था गौरी और दूसरी जीत गया था। ईयर कोई बताएगा? ईयर 1991 बिल्कुल बढ़िया। 1190 1100 91 और 92 91 और 1191 1192। फिलहाल ये वाहिंद, अरे वाहिंद बोले तो पाकिस्तान का इलाका है। पेशावर, अरे नाम सुना है कि किसी ने? पेशावर, फेमस जगह की बात कर रहा हूँ मैं, पेशावर। Yes, sir. बिल्कुल पेशावर के पास का इलाका है वाहिंद। तो वाहिंद की लड़ाई बोले तो पेशावर में लड़ाई हो रही है। किसके बीच में हो रही है? जल्दी बोलो। महमूद ऑफ गजनी एंड बोलो जी आनंद पाल। एंड आनंद पाल के बीच में लड़ाई हुई थी। महमूद ऑफ गजनी जीता था, आनंद पाल हारा था। और ये आनंद पाल हिंदुस्तान के बहुत सारे राजाओं को इकट्ठा करके लेके गया था। बहुत सारी आर्मी इकट्ठी करी थी। उज्जैन के राजा, दिल्ली के राजा, राजस्थान के बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे। तो बहुत सारे राजाओं को इकट्ठा करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के सारे राजाओं की आर्मी इकट्ठी करके लेके गया। महमूद ऑफ गजनी से पेशावर में लड़ाई हुई और जबरदस्त कत्लेआम मचा था और महमूद ऑफ गजनी जीता था। बैटल ऑफ वाहिंद 1008। क्लियर है बच्चों? आगे चलें। आसिफ। हाँ भैया। मुगल डायनेस्टी वास्तु। अब देखो यहाँ, अरे रीजनिंग आप लोगों ने करी है ना? यह इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पर वो कह रहा है मुगल डायनेस्टी में बहादुर शाह जफर आखिरी राजा था। अरे बात समझ में आ गई सबको? आसिफ। हाँ भैया। भैया अब ये रीजनिंग है कि मुगल डायनेस्टी का बहादुर शाह जफर, तो लोधी डायनेस्टी का कौन? इब्राहिम लोधी। मैं यही बात दोबारा पूछूंगा क्वेश्चन बदल के। इब्राहिम लोधी। अगर वो बोले मुगल डायनेस्टी में बाबर, तो लोधी डायनेस्टी में कौन? पूरी क्लास जल्दी बोलो। Behlul. बेहलोल लोधी। समझ गए पहले वाले की बात, आखिरी वाले की बात। Who among the following destroyed the group of, अरे नोबल 40 याद है आपको? ग्रुप ऑफ 40 बनाए थे चंगेज खान से लड़ने के लिए, मंगोलियाई रूलर चंगेज यस खान। सर। बालबन। तो बच्चों बलवन। पहले ये बताओ ये ग्रुप ऑफ 40 बनाए किसने थे? इल्तुतमिश। और इसकी वजह से कत्ल हो गया था किसका? रजिया रजिया सुल्ताना। अरे याद कर लो, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। जल्दी जल्दी बोलते चलो। रजिया सुल्तान। तो फिलहाल ये ग्रुप ऑफ 14 कमांडर्स को पावर को खत्म कर दिया था किसने? गयासुद्दीन बलबन। जिल्ले-ए-इलाही। अरे यस, क्या बढ़िया बात। गयासुद्दीन बलबन ने कहा था कि वो भगवान का बंदा है, रिप्रेजेंटेटिव है। इसको टाइटल क्या नाम बोला? जिल्ले इलाही। आगे चलो बच्चों, अगले क्वेश्चन पर। मैं मोहम्मद बिन तुगलक, अरे मैंने याद कराया बचपन में। अनफॉर्चुनेट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। कारण बताया था। देखो उसकी एक स्टोरी सामने चल रही है। टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी, तो क्या हुआ भैया? सेम बाइंग पावर है, कॉपर कॉइन की भी, सिल्वर कॉइन की भी। तो सिल्वर कॉइन बाजार में से लोगों ने लेकर मेल्ट करके बेच दिए। तो आंसर बता दो, मैंने बताया था। मेल्टिंग ऑफ टोकन करेंसी और कॉइंस। नहीं, अरे देखो लाइन। रिजेक्शन ऑफ कॉइंस फॉर परचेज बाय लार्ज स्केल मिंटिंग ऑफ सुपीरियर कॉइंस। ये आंसर बच्चों, लार्ज स्केल मिंटिंग ऑफ सुपीरियर कॉइंस को उन्होंने मेल्ट करके बेचा था। सुपीरियर कॉइंस। अरे क्लियर है बच्चे? हाँ भैया। टोकन करेंसी हल्की वाली करेंसी है, कॉपर वाली, उसको नहीं मेल्ट करा था। जो बढ़िया वाली थी उसको मेल्ट करा था और मुनाफा कमाया था। अगला क्वेश्चन। द किंग हु डाइड नॉट अलाउड एनीबॉडी टू लाफ इन द कोर्ट। भैया इस राजा को गुस्सा आता था, इनके दरबार में कोई हंस दे, फरमान जारी कर देता था, गर्दन काट दो। नहीं। अरे अलाउद्दीन खिलजी। भैया। गयासुद्दीन। अब गयासुद्दीन से समझ जाओ कौन, और पूरा नाम बता दो। गयासुद्दीन बलबन। जिसने सजदा पाइबॉस इंट्रोड्यूस करा था। अरे याद आ रहा है? सजदा पाइबॉस, पैरों के बल हाँ झुककर। भैया। आगे चलते हैं। सिटी ऑफ आगरा। भैया ये आगरा शहर किसने बनाया? राणा संगा। बोलो सिकंदर लोधी। लोधी डायनेस्टी के राजा ने बनाया। किसने? ये बता दो। सिकंदर लोधी। आगरा सिटी फाउंडेड बाय सिकंदर लोधी। शहनामा, ये तो आपने याद कर लिया बच्चों। शहनामा रिटन बाय
अमीर खुसरो। आमिर खुसरो। बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, गलत जवाब। भैया फिरदौसी। 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 बच्चों, तहकीक हिंद फेमस लिटरेरी वर्क रिटन बाय, कौन बोलेगा? तहकीक हिंद रिटन बाय अरे लिखवाया मेरे। अल-बरूनी। अल बरूनी किसके साथ आया था? किसके साथ आया था जिसने हिंदुस्तान में जहांगीर। 17 नहीं नहीं, अरे हिंदुस्तान मोहम्मद में बिन तुगलक। नहीं मोहम्मद नहीं, बिन तुगलक। अरे जिसने हिंदुस्तान में 17 अटैक करे और हर बार महमूद ऑफ हर बार गजनी। पैसा पैसा लूटने का पर्पस था, कभी कब्जा करने की बात नहीं करी। महमूद ऑफ गजनी, याद कर लो, 17 अटैक करे थे। अपने साथ अल बरूनी को लेके आया था जिसने यहाँ पर तहकीक हिंद लिखी। और महमूद गजनी ने बच्चों एक मंदिर लूटा था, नाम बताओ, फेमस टेंपल। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ। बच्चों, महमूद ऑफ गजनी अटैक इंडिया मेनली, अभी अभी बोला है, जल्दी बताओ। प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया। Plunder the Wealth of wealth India। of India। चलते हैं आगे। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन, अभी बताया था मैंने। उस राजा ने अपने आप को टाइटल दिया जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही। बालबन, गयासुद्दीन बालबन। गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। थोड़ा और फास्ट चलो जी। अनबाउंडेड जनरसिटी, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान वाज टाइटल ऑल राइटर्स, अरे किस राजा ने अपने आप को इतना कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श, लाख सिक्के बांटे थे जिसके चलते कुतुबुद्दीन उसे ऐबक। लाख बख्श बोला गया। बिल्कुल ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार किसने बनवाई? जल्दी जल्दी बोलते चलो जी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्टिंग करवाई थी, इल्तुतमिश ने खत्म। खत्म कराई थी। ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट, बच्चों अब ये समय याद रखना पड़ेगा। कुतुब मीनार बन रहा है मिडिवल इंडिया, मुगल एम्पायर ने। नहीं नहीं, कुतुब मीनार किसने बनाया? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी। ताजमहल बन रहा है मिडिवल इंडिया में, तो सबसे, अरे सीक्वेंस बोलो तो सी सबसे बाद में, ताजमहल सबसे बाद में बना। उससे पहले कुतुब मीनार बन रहा है बी। उससे पहले क्या बन रहा है? खजुराहो, अजंता में बताओ कौन सा पहले कौन सा बाद में, पूरी क्लास। अजंता। अजंता बनाया गुप्ता रूलर्स ने। ये 500 एडी की बात हो रही है, जिसमें बुद्धास के पेंटिंग का काम करा हुआ है अजंता केव, महाराष्ट्र। उसके बहुत बाद बन रहा है, करीब करीब 1000 एडी के आसपास, खजुराहो। कोई बताएगा खजुराहो हिंदुस्तान में कौन सी स्टेट में है? अजंता अभी आपको ने बताया महाराष्ट्र में। पेंटिंग्स है यहाँ पर, गुप्तास ने बनाई 500 एडी में, 1000 एडी के आसपास खजुराहो। ये खजुराहो कहाँ पर है? पूरी क्लास। उड़ीसा। नहीं नहीं, थोड़ा सा सेंटर इंडिया, सेंटर ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है खजुराहो बच्चों। ये 1000 एडी के आसपास की घटना है। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी की घटना है कुतुब मीनार, सबको मालूम है। और मुगल एम्पायर की घटना क्या चल रही है बच्चों? ताजमहल। आगे चलते हैं। फाउंडर ऑफ, अरे सेकंड अफगान एम्पायर। पहले तो बताओ हिंदुस्तान में पहला रूलर जो अफगानिस्तान से आया था वो कौन था? पहला, सेकंड तो बात की बात है। शेरशाह। नहीं, शेरशाह। अरे वो दूसरा था। सूरी। वो दूसरा था बच्चे, पहला। बाबर। जिसने हुमायूं को हराया था। अरे अरे लोधी डायनेस्टी। लोधी एम्पायर। लोधी एम्पायर पहला था। अफगानिस्तान से आ रहा है। लोधी डायनेस्टी में जितने भी राजा हैं, यानी बेहलूल लोधी, कहां से आया? अफगानिस्तान से। ये जो हिंदुस्तान में अफगान एम्पायर ने पहली बार कब्जा करा वो लोधी डायनेस्टी थी। लोधी डायनेस्टी थी। और उसके बाद अफगानिस्तान से दोबारा कौन आया हिंदुस्तान में कब्जा करने के लिए? शेरशाह सूरी। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है सेकंड अफगान एम्पायर। अगर फर्स्ट की बात करें तो लोधी डायनेस्टी, और अगर वो राजा इतने सारे लिखते हैं तो किसको टिक करोगे? बेहलूल लोधी। ये क्लियर हो रहा है बच्चों? यस सर। यहाँ पर शेरशाह सूरी है। यहाँ सेकंड की बात कर रहा है, तो सेकंड का आंसर क्या है? शेरशाह सूरी। बच्चों आपको डायनेस्टीज को ऑर्डर वाइज लगाना है, ऑर्डर वाइज लगाना है बच्चों। स्लेव डायनेस्टी 1206 में सबसे पहले, स्लेव डायनेस्टी पहला वाला। स्लेव के बाद कौन सा आया था? याद कराया? खिलजी। खलजी, तुगलक। खलजी। खलजी। अरे खलजी का एक पहला, बात। पहले खलजी का पहला राजा बताओ जल्दी जल्दी। जलालुद्दीन। जलालुद्दीन खलजी। जलालुद्दीन खिलजी। अरे अलाउद्दीन खलजी का जो सेनापति बताओ जिसने साउथ में जाके होयसालास, केकत्यास, मीर कफूर। मलिक कफूर। मलिक, हाँ मलिक मलिक काफूर। मलिक क्या, काफूर। क्या तैयारी चल रही है? मलिक काफूर, क्या बढ़िया। होयसालास, सिंधियास, ककत्यास सबको हरा दिया था, वारंगल वालों को। तो यहाँ खलजी डायनेस्टी के बाद क्या चला था बच्चों? तुगलक। सैयद बिल्कुल डायनेस्टी। ठीक है। तुगलक। नहीं नहीं, सैयद नहीं थी। तुगलक तुगलक डायनेस्टी। डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के बाद बताओ क्या था? सैयद। 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 सैयद के बाद आखिरी डायनेस्टी लोधी। लोधी डायनेस्टी। आंसर ढूंढ लो कौन सा नजर आ रहा है। तो भैया एक और बोल दो। अरे दिल्ली सल्तनत जब था, उर्दू।
तो नहीं, उर्दू नहीं, अरे नहीं, पर्शियन। पर्शियन, बिल्कुल बढ़िया, पर्शियन लैंग्वेज चलती थी बच्चों। दिल्ली सल्तनत में ये जो जितनी भी डायनेस्टीज एक के बाद एक चली है, पर्शियन लैंग्वेज। भैया अगली क्लास में चलाएंगे, अभी के लिए इतना, समय की लिमिटेशन। अगली क्लास में भैया क्वेश्चन में खत्म करेंगे और सब्जेक्ट चेंज करेंगे। अब मैं करंट अफेयर्स का डाटा चलाऊंगा आपका। अभी के लिए इतना बहुत बच्चों, जय हिंद।